हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट का 15th लेक्चर है और आज हम पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज है उनको हम आज सोल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ा था और पेडिग्री एनालिसिस के अंदर यूज होने वाले डिफरेंट टाइप के हमारे जो इनहेरिटेंस पैटर्न्स रहते हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था और उनके जो जो इंपॉर्टेंट फीचर रहते हैं वो भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किए थे। आज के लेक्चर को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे लास्ट लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि जो इनहेरिटेंस पैटर्न के हमने फीचर्स लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे उन्हीं की एप्लीकेशन हम आज के क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसके अंदर दिया हुआ है इन द फॉलोइंग कैटेगरी इंडिविजुअल विद द शेडेड सर्कल और शेडेड स्क्वायर सो द प्रेजेंस ऑफ ए रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट। यहाँ पे हमने डिजीज पहले से बता दिया है कि जो डिजीज है वो कौन सी हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। और ये तो हमें पता ही था कि जो हमारे ब्लैंक वाले रहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो सिंबल्स है उनको देखा था, तो जो हमारे ब्लैंक वाले रहते हैं वो क्या थे, हमारे नॉर्मल, और अगर जो शेडेड हो तो वे हमारे कैसे होते थे, अफेक्टेड। तो यहाँ पे भी ये चीज ऑलरेडी बता दी इन्होंने कि अगर शेडेड सर्कल है या फिर शेडेड स्क्वायर है तो वो हमारे प्रेजेंस ऑफ ए रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट, किसी ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर को शो करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द रिस्क ऑफ अक्यूरेंस ऑफ दिस ट्रेट फॉर जो हमारा थर्ड जनरेशन का फर्स्ट जो मेंबर है उसके लिए हमें यह बताना है कि इसके अंदर ये जो हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब किसी भी अगर हमें ऑफस्प्रिंग या फिर किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये बताना हो कि उसके अंदर कोई डिजीज या फिर कोई ट्रेट होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए हमें उसके पेरेंट्स के जीनोटाइप को पहले निकालना होगा, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इनकी ही बात करूं, यहाँ पे दो ये इसके पेरेंट्स हो गए और एक ये खुद ऑफस्प्रिंग हो गया, ठीक है। तो इसके लिए तो हमें निकालना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी भी हमें किसके लिए बतानी है कि जो ये ट्रेट है ये यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि कोई ट्रेट के होने की यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, ऑटोसोमल रिसेसिव। और हमने बताया था ना लास्ट लेक्चर के अंदर कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट या फिर कोई डिजीज है तो वो किसके अंदर होगी, जिसका जीनोटाइप हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव वाला होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे किस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव की। इतना हमें क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम जो दोनों पेरेंट्स होंगे पहले उनका जीनोटाइप निकालेंगे, उन्हीं से तो हमारा इसका जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे ना आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो पेरेंट दे रखे हैं। फर्स्ट जो फीमेल पेरेंट है यानी कि जो इसकी मदर है वो शेडेड है। शेडेड का मतलब क्या होगा, वो डिजीज वाली है। और डिजीज के लिए हमने पहले बता रखा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बताया था ना कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज या फिर ट्रेट किसके अंदर शो होगी, जिसका जीनोटाइप ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, सॉरी होमोजाइगस रिसेसिव होगा, ठीक है। तो इस मदर के लिए, ये मदर है जो कि शेडेड है, ठीक है, ये इसके फादर है, ठीक है, और ये हमारा इंडिविजुअल है जो कि सन होगा, मेल है ना तो इसलिए सन हो गया, ठीक है। और हमें इसके लिए इस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब क्योंकि ये शेडेड है तो शेडेड का मतलब क्या होगा कि ट्रेट इसके अंदर प्रेजेंट है, और ट्रेट अगर प्रेजेंट है तो इसका जीनोटाइप हमारा होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। अब जो फादर है इसका जीनोटाइप हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ये हमारा नॉर्मल है, क्योंकि ये शेडेड नहीं है ना तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल है। और ये चीज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बताई थी कि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है और वहां पे कोई भी इंडिविजुअल अगर नॉर्मल है तो वो नॉर्मल होगा, तो उसके दो जीनोटाइप हमारे पॉसिबल हो सकते हैं, या तो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हमारा हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे हमारी दो प्रोबेबिलिटी बन सकती है, या तो ये हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर ये हमारा हेट्रोजाइगस हो, ठीक है। फर्दर क्या दिया हुआ है कि जो ये फादर है उसका कोई सिबलिंग है, ठीक है, उसका भाई है ये, और ये क्या कर रहा है, ये हमारा उस ट्रेट को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये इसके अंदर ट्रेट है, ट्रेट होगी तो यानी कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, हमारा ये वाला जीनोटाइप होगा। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए जब हम उसके फीचर्स पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज यहाँ पे जरूर बताई थी कि अगर हमारा कोई ऑफस्प्रिंग, जैसे कि अगर मैं इस ऑफस्प्रिंग की बात करूं, अगर हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव
के अंदर, ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर अगर कोई ऑफस्प्रिंग डिजीज शो कर रहा है और इसके जो पेरेंट्स है वो नॉर्मल हो, ये इसके पेरेंट्स है ना, यहाँ पे दोनों के दोनों नॉर्मल है, तो अगर कोई ऑफस्प्रिंग डिजीज शो कर रहा हो और उसके पेरेंट्स दोनों के दोनों नॉर्मल हो, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि दोनों के दोनों जो पेरेंट होंगे वो कैसे होंगे हमारे, वो हेटेरोजाइगस होंगे। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों पेरेंट्स का जो जीनोटाइप होगा वो कैसा हो जाएगा हमारा, हेटेरोजाइगस। तो ये भी हेटेरोजाइगस, ये भी हेटेरोजाइगस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे अभी बताया ना कि जो ये फादर है इसके दो ही टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा क्योंकि ये नॉर्मल है ना, तो यहाँ पे एटलीस्ट एक तो हमारा डोमिनेंट एलील जरूर रहेगा, तो या तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट था या फिर ये हेटेरोजाइगस था। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारा इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और जिसके अंदर हमें यह बताना हो कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग है, जैसे कि ये है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, वो डिजीज शो करेगा या नहीं करेगा, तो उसके अंदर ना जो इसके पेरेंट्स हम लेते हैं, अब यहाँ पे क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी, या तो कौन सी हो सकती है, होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हमारी हेटेरोजाइगस। तो इसमें से ना इस जीनोटाइप को ही लेके आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे दोनों ही पॉसिबल है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है क्योंकि नॉर्मल है ना, और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, लेकिन जो हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे काउंट करेंगे वो इस जीनोटाइप को लेके काउंट करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि सपोज करके चलो कि यहाँ पे हमारा ये वाला जीनोटाइप है फादर के पास और मदर के पास तो हमें पता ही है ये है, तो इस कंडीशन में कभी भी जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा वो कभी भी डिजीज शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो ये फर्दर जो अपने ऑफस्प्रिंग रहेगा उसको डोमिनेंट अलील ही पास करेगा, और अगर डोमिनेंट अलील आ जाता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा नॉर्मल ही रहेगा फिर, और हमें तो किसके लिए बतानी है, डिजीज के लिए, तो यहां से हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि हमारी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इसीलिए अगर ऑटोसोमल रिसेसिव के कोई क्वेश्चन आता है हमारा और हमें फर्दर आगे बताना हो कि वो फर्दर डिजीज कोज होगी या नहीं होगी, या फिर अगर डिजीज कोज हो रही है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए हम जो ये फादर है या फिर मदर है जो भी है उसका हम हेटेरोजाइगस के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल के चलेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारा हेटेरोजाइगस की पॉसिबिलिटी कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये हमारा जो फादर है इसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस ही हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हो गए, ठीक है, और इसमें से जो ये फादर वाला था, ये फादर है, इसका हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस बनाता हूं तो मेल और फीमेल यानी कि मदर और फादर दोनों के दोनों हमारे ये वाले गैमेट बनाएंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 टाइप के गैमेट पॉसिबल है, सॉरी ऑफस्प्रिंग पॉसिबल होंगे, ये हो गए। और हमें किसके लिए पॉसिबल प्रोबेबिलिटी बतानी है, हेटेरोजाइगस के लिए, तो 2 हमारे हेटेरोजाइगस हो गए। ठीक है, टोटल हमारे कितने हैं यहाँ पे, टोटल हमारे 4 है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो है हमारा ये फादर है ये डिजीज शो नहीं कर रहा। अगर ये डिजीज शो नहीं कर रहा, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें पॉसिबल हो सकती है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेटेरोजाइगस, क्योंकि डिजीज तो ये शो कर ही नहीं रहा ना, तो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है ना, वो तो हमारा यहाँ से एलिमिनेट ही हो जाता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, तो ये तो होगा ही नहीं। तो बचे हमारे कितने, 1 2 3, जिसमें से 2 हमारे हेटेरोजाइगस हो सकते हैं। तो इस फादर के, जो ये फादर है, इसके हेटेरोजाइगस होने के क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/3। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं इसको, ये इरेज कर देते हैं हम, ठीक है, ये जो इसका फादर था इसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है हमारी 2/3। यहाँ पे हमने होमोजाइगस डोमिनेंट को क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि ये फर्दर आगे डिजीज कोज कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसका जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो कभी भी डिजीज शो नहीं करेगा ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में, तो यहाँ पे इसीलिए हमने सिर्फ हेटेरोजाइगस को काउंट किया है, और हेटेरोजाइगस आने की क्या प्रोबेबिलिटी हमारी 2/3 हमने यहाँ पे काउंट की है। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास क्या हो गया कि जो फादर है वो एक हेटेरोजाइगस है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई ये। अब हमें फर्दर आगे क्या बताना है, मदर की हमें पता है ना, मदर का जीनोटाइप क्या है हमारा, होमोजाइगस रिसेसिव, फादर का भी हमें पता चल गया
हेट्रोजाइगस है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेट्रोजाइगस होगा। अब हमें यहाँ पे ऑफस्प्रिंग के लिए बताना है, जो सन है ये, कि ये हमारा डिजीज शो करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब अगर यहाँ पे हमारा कौन सा है, हेट्रोजाइगस है, तो ये कौन से गैमेट बनाएगा, 2 टाइप के, और ये हमारा होमोजाइगस ही है मदर, तो ये एक ही टाइप के गैमेट बनाएगी ना, ये तो सिर्फ एक ही टाइप के गैमेट बना सकती है, रिसेसिव ए। तो यहाँ पे हमारा जीनोटाइप क्या आएगा, हेट्रोजाइगस, और ये आ जाएगा हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। अब डिजीज कौन सा कर रहा है, सिर्फ ये वाला जीनोटाइप, यानी कि सिंगल, और टोटल कितने पॉसिबल है 2 पॉसिबल है, तो यानी कि इसके डिजीज शो करने की या फिर ट्रेट शो करने की पॉसिबिलिटी हमारी कितनी रहेगी, 1/2। ठीक है। अब ना यहाँ पे हमारा आंसर 1/2 नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 1/2, ये 1/2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये फादर जो था ना, इसके ट्रेट शो करने की या फिर हेट्रोजाइगस होने की कितनी प्रोबेबिलिटी थी हमारी, यहाँ पे मैं ट्रेट शो करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो ये फादर है, इसके हेट्रोजाइगस होने की भी तो एक, ये तो यूं तो था नहीं कि ये हमारा पक्का ही हेट्रोजाइगस ही था, इसकी भी तो एक प्रोबेबिलिटी थी ना कि ये हमारा हेट्रोजाइगस होगा, इसके लिए ये प्रोबेबिलिटी है। तो अगर इस टाइप के कैटेगरी के अंदर हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, तो ना सिर्फ हम ऑफस्प्रिंग के लिए बल्कि जो इनके पेरेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी की भी बात करेंगे। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि जो हमारा 3rd जनरेशन का फर्स्ट इंडिविजुअल है, उसके ट्रेड शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, फादर के लिए जो भी प्रोबेबिलिटी है जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा मदर के लिए भी जो हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है, और उसके अलावा जो हमारा ऑफस्प्रिंग है उसके लिए भी। तो सबसे पहले अगर मैं फादर की बात करूं, तो फादर, क्योंकि हम यहाँ पे हेट्रोजाइगस काउंट कर रहे थे ना इसको, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। मदर का तो हमें कंफर्म है यही जीनोटाइप हो सकता है, तो इसके लिए 1, और ऑफस्प्रिंग के लिए कितनी आ रही है, 1/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 1/3। ठीक है। यहाँ पे हमें ये जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फीचर बताए थे ना, वे फीचर आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि उन्हीं फीचर के साथ हमारा क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है वो जल्दी हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आपका सोल्व वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे जीनोटाइप यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, और CSIR एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम एक एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट टाइम देंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो हमने फीचर्स बताए थे वो जरूर आप याद रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ पे भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसके लिए, ये जो हमें कैटेगरी दे रखी है ये हमारी कौन सी है, यहाँ पे भी ऑटोसोमल रिसेसिव हो गई, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमारा 6 नंबर का इंडिविजुअल है, 6 यानी कि ये वाला, इसकी हेट्रोजाइगस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेट्रोजाइगस यानी कि ये वाला जीनोटाइप होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था कि अगर हमें इस इंडिविजुअल के लिए निकालनी हो प्रोबेबिलिटी जीनोटाइप की, तो हम पहले इसके पेरेंट्स के जीनोटाइप निकालेंगे। अब पेरेंट्स दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉर्मल है, डिजीज कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो यहां से इतनी चीज हमें क्लियर हो गई कि ये अगर हमारे नॉर्मल है तो इनके पास एटलीस्ट एक तो हमारा डोमिनेंट अलील जरूर है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर ना हमने एक चीज बताई थी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑफस्प्रिंग ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में, यहाँ पे याद रखना सिर्फ मैं ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहा हूँ, ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में अगर हमारा एक भी ऑफस्प्रिंग डिजीज शो कर रहा हो, जैसे कि ये डिजीज शो कर रहा था और इसके जो पेरेंट्स है वो दोनों के दोनों नॉर्मल है, तो पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या था हमारा, हेट्रोजाइगस। तो इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे जो इसका दूसरा ऑफस्प्रिंग है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका जो सिबलिंग है उसका हमें डिजीज शो कर रहा है ये, ठीक है, और अगर ये डिजीज शो कर रहा है और इसके दोनों के दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हो, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, और ये चीज यहां से कंफर्म भी हो रही है, हेट्रोजाइगस है तो इसीलिए नॉर्मल भी है। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों की बात करूं सिर्फ इसी फैमिली की, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से आ रहा है, ये हमारा डिजीज शो कर रहा है, ये हमारा 7th है और ये 6th है। तो अगर ये डिजीज शो कर रहा है और इसके पेरेंट्स नॉर्मल है ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा, हमारा हेट्रोजाइगस। और अगर ये हेट्रोजाइगस हो जाता है तो हमें किसके लिए बताना है,
जो ये इंडिविजुअल है ना, इसके लिए हमें ये बताना है कि ये हमारा हेटेरोजाइगस होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे दोबारा से मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये किया था ना कि हमें पता था कि फादर ये डिजीज तो शो कर नहीं रहा, तो इसीलिए हमने होमोजाइगस रिसेसिव को क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अब हमें क्या पता है, जो हमारा 6th इंडिविजुअल है, इसके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते थे, 3 जीनोटाइप हो सकते थे, या फिर हेटेरोजाइगस या फिर होमोजाइगस रिसेसिव। अब क्योंकि ये डिजीज तो शो कर ही नहीं रहा ना, तो इसीलिए ये वाला तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर ये एलिमिनेट हो जाता है तो हमारे पास कितने बचे, सिर्फ ये 2 टाइप के ही जीनोटाइप। ठीक है, और अब हमें पता है कि जो पेरेंट्स है वो दोनों के दोनों कैसे है, हेटेरोजाइगस है। तो जो फर्स्ट पेरेंट होगा वो हमारा ये अलील बनाएगा, और दूसरा भी हमारे सेम टाइप के ये वाले ही अलील प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके जीनोटाइप हमारे ये पॉसिबल है। ठीक है, अब इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया, तो हमें किसके लिए बतानी थी, हेटेरोजाइगस के लिए। तो हमारे फेवरेबल कितने हुए, 2, और टोटल कितने बचे, 3। यहाँ पे हमें जो ऑटोसोमल रिसेसिव है ना उसको एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि ये तो हमारा डिजीज तो शो कर ही नहीं रहा ना, तो इसीलिए जो यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, 2/3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये अलग अलग टाइप की फैमिलीज दी हुई है। द इनहेरिटेंस ऑफ ए गिवन डिसऑर्डर, कोई डिसऑर्डर के लिए ये अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। रिकॉर्डेड इन 3 स्मॉल फैमिलीज शोन एज बिलो, अलग अलग फैमिली है और उसकी कैटेगरी हमें यहाँ पे बताई हुई है। और इन्हीं कैटेगरी के बेसिस पे जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके बेस पे हमें इनहेरिटेंस पैटर्न को पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डोमिनेंट के लिए एक आपको चीज बताई थी, चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट थी या फिर हमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट थी। दोनों के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमारा कोई भी ऑफस्प्रिंग, या जैसे कि ये ऑफस्प्रिंग की मैं बात करूं, सिर्फ इस फैमिली की बात करूं, अगर हमारा कोई भी ऑफस्प्रिंग डिजीज शो कर रहा हो, ठीक है, डोमिनेंट के केस में अगर कोई भी पेरेंट कोई भी ऑफस्प्रिंग डिजीज शो कर रहा हो, तो उसका एटलीस्ट एक पेरेंट तो जरूर डिजीज शो करेगा ही। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारा ऑफस्प्रिंग है, ये डिजीज शो कर रहा है, ठीक है, ये डिजीज शो कर रहा है, लेकिन इसके पेरेंट्स एक भी ऐसा पेरेंट नहीं है जो डिजीज शो कर रहा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डोमिनेंट जो हमारा इनहेरिटेंस होगा वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। दोबारा से देखो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर हमारा कोई भी ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट के केस में, चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो, अगर एक भी ऑफस्प्रिंग हमारा डिजीज शो कर रहा हो, तो एटलीस्ट एक पेरेंट तो जरूर डिजीज शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो ये डिजीज वाला डोमिनेंट अलील यहाँ पे आया होगा, जैसे कि अगर मैं ऑटोसोमल की बात करूं, तो ये जो अलील आएगा ना वो किसी ना किसी पेरेंट से ही तो आएगा, अपने आप से तो आने से रहा, और जिस भी पेरेंट से आएगा वो भी हमारा डिजीज शो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन हो नहीं रही, तो इसीलिए जो डोमिनेंट वाले इनहेरिटेंस है, चाहे वो ऑटोसोमल या फिर एक्स लिंक, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो डोमिनेंट वाले हैं वो दोनों हमारे एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे बचता है हमारे कौन से, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव, ये दोनों हमारे बच गए। अब अगर आपको याद हो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। फर्स्ट क्या बताया था कि अगर कोई भी मदर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई भी मदर डिजीज शो कर रही हो, अगर कोई भी मदर डिजीज शो कर रही हो एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाली, तो जो इसका सन होगा वो भी कैसा होगा, अफेक्टेड ही होगा। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि मदर है तो मदर के पास 2 हमारे एक्स होते हैं, और अगर दोनों के दोनों ही मदर के अंदर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कब होगी, जब दोनों के दोनों हमारे होमोजाइगस कैसे होंगे, डिजीज वाले क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, और जो सन होगा उसका जो जीनोटाइप रहता है, या फिर एक्स जो हमारा जीनोटाइप होगा सेक्स क्रोमोसोम वाला, वो हमारा कैसा होता है, एक्स वाई। वाई का तो हमारा यहाँ पे कुछ लेना देना है ही नहीं, और मदर के पास सन को देने के लिए क्या है, सिर्फ अफेक्टेड वाला ही हमारा क्रोमोसोम है, तो ये यहाँ पे अफेक्टेड रहेगा। और अगर ये अफेक्टेड हो जाता है तो इसका मतलब सन हमारा कैसा होगा, अफेक्टेड ही होगा। तो इसीलिए हमने बताया था कि अगर मदर डिजीज शो कर रही है तो उसका जो सन होगा वो भी डिजीज शो करेगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। यहाँ पे अगर हम देखें, इस वाले की मैं बात करूं,
तो मदर हमारी कैसी है, अफेक्टेड है, अफेक्टेड हो गई। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे जो क्रोमोसोम होंगे वो कैसे हो जाएंगे, अफेक्टेड वाले। लेकिन इसका जो सन है वो इस डिजीज को शो नहीं कर रहा, तो इसीलिए जो हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है वो भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा बचता कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ऑटोसोमल रिसेसिव हमारा बचता है, तो ये हमारा आंसर आएगा। इसीलिए मैं आपको लास्ट लेक्चर के फीचर्स याद रखने के लिए बोल रहा था, क्योंकि हमने, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने किसी भी इंडिविजुअल का अभी तक जीनोटाइप नहीं बनाया है। हमने किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप बनाए भी ना, हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया सिर्फ हमारे फीचर्स के बेसिस पर। और अगर इस फैमिली की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे भी जैसे मैं बात कर रहा था ना कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर मैंने दो चीजें बताई थी। एक तो वही थी कि मदर अगर अफेक्टेड है तो जो सन होगा वो भी अफेक्टेड होना चाहिए था। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर कोई डॉटर अफेक्टेड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर अगर कोई डॉटर अफेक्टेड है, ठीक है, तो जो इसका फादर होगा वो भी कैसा होगा, अफेक्टेड ही होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये दोनों चीजें एक्स लिंक्ड रिसेसिव के कंसर्न में, कि अगर मदर अफेक्टेड है तो सन अफेक्टेड होगा, और डॉटर अगर अफेक्टेड है तो फादर भी अफेक्टेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे कि इसी केस में मैं बात करूं, तो अगर डॉटर अफेक्टेड है तो यानी कि दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे, हमारे अफेक्टेड वाले ही होंगे। और एक तो इसका चलो मदर से आ जाता है, तो दूसरा कौन सा, वो भी तो वो हमारा कहां से आएगा, फादर से ही आएगा। ठीक है, और अगर ये फादर से आ जाता है तो फादर के पास हमें इतना पता चल गया एटलीस्ट एक तो अफेक्टेड है ही, तो एक ही इसके पास, फादर के पास तो एक ही हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है ना, दूसरा तो हमारा वाई रहता है। और इस टाइप का जीनोटाइप अफेक्टेड इंडिविजुअल का होता है हमारा। तो ये कैसा होना चाहिए था, अफेक्टेड होना चाहिए था अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस रहता। वो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए जो हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव केस है वो हमारा यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर अगर मदर डिजीज शो कर रही है तो सन भी डिजीज शो करेगा, और अगर डॉटर शो कर रही है तो फादर भी उस डिजीज को शो करेगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बिना जीनोटाइप बनाए ही हमारा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, द फॉलोइंग कैटेगरी शो द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए ट्रेट। ये कैटेगरी दी हुई है, फ्रॉम द following select the possible mode of inheritance and probability that the daughter in generation 3, जो ये generation 3 है, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन हो गई, ये सेकंड है, और ये थर्ड जनरेशन हो गई। थर्ड जनरेशन की जो ये डॉटर है ये अफेक्टेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक तो हमें ये बताना है अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी, और एक हमें पैटर्न भी यहाँ पे बताना है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक एक करके जाएंगे कि हम एक्स लिंक्ड को देखेंगे, ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, या फिर हम ऑटोसोमल के लिए भी दोनों चीजें करें, इसके बजाय हम डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर ही चलते हैं। ऑप्शन के अंदर हमें सिर्फ दो टाइप की इनहेरिटेंस दिए हुए हैं, या तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यानी कि जो डोमिनेंट वाले हैं वो तो यहाँ से हमारे एलिमिनेट ऑलरेडी हो गए, तो हमें सिर्फ इन दोनों के बीच में सिलेक्ट करना है कि हमारा इनहेरिटेंस पैटर्न यहाँ पे कौन सा फॉलो हो रहा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट के अंदर कि अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस होगा तो उसके अंदर अगर कोई डॉटर अफेक्टेड है तो उसका फादर भी कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे ये केस तो दिया नहीं हुआ। दूसरा केस क्या दिया है कि अगर मदर हमारी अफेक्टेड होती है तो सन कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। और हर एक सन होगा, यूं नहीं है कि किसी मदर है वो अफेक्टेड है और उसके 3 सन है तो एक अफेक्टेड हो गया बाकी हमारे नॉर्मल हो गए, ऐसा नहीं होता। जितने भी सन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, अफेक्टेड ही होंगे अगर मदर अफेक्टेड होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव केस में। तो क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल के अंदर डिसाइड करना है, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मदर अफेक्टेड है और एक सन भी अफेक्टेड है तो ठीक है एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा सन कैसा दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है, और ये तो हमारा एक्स लिंक्ड का फीचर है ही नहीं, क्योंकि एक्स लिंक्ड हमें क्या बताता है कि अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके सारे के सारे सन कैसे होने चाहिए थे, अफेक्टेड होने चाहिए थे। तो यहाँ पे जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है वो हमारा क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। हमारा कौन सा बचता है, सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यानी कि ये हमारा एक्स लिंक्ड वाले तो हमारे दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए, बचे हमारे कौन से, ऑटोसोमल रिसेसिव वाले सिर्फ। तो अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है, अभी इतना तो हमें पता चल गया ना ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है, और मैंने आपको बताया था कि
जब हमें किसी इंडिविजुअल के लिए बताना हो जीनोटाइप, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हम उसके पेरेंट्स को भी लेके चलेंगे। तो पेरेंट्स ये हो गए, ये अफेक्टेड है, और ये डॉटर के लिए हमें क्या बताना है कि ये अफेक्टेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। तो अगर कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो उसका जीनोटाइप क्या रहेगा हमारा, होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव। दूसरा, अगर कोई नॉर्मल है तो नॉर्मल के लिए क्या हो सकता है, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस। तो इसके लिए मदर के लिए दोनों चीजें पॉसिबल है, दोनों चीजें हो सकती है हमारी। लेकिन फर्दर हम आगे चलते हैं, अगर हम इस मदर के पेरेंट्स को देखें, अब हमें इनमें से एक सिलेक्ट करना पड़ता है ना, और मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही, अगर हमें डिजीज फर्दर आगे जनरेशन में लेके जानी हो तो उसके लिए हम हेट्रोजाइगस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर वो हमारा नॉर्मल हो तो, ठीक है, यानी कि इसके पास एटलीस्ट एक तो हमारा रिसेसिव होना ही चाहिए था, तो हम हेट्रोजाइगस को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि डिजीज आगे हमारे ट्रांसफर हो सके, इसकी पॉसिबिलिटी रहे हमारे पास, क्योंकि डोमिनेंट वाले में, होमोजाइगस डोमिनेंट में ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती, ठीक है। तो हम जो मदर है उसके जीनोटाइप क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे ये वाला हमारा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि ये होने की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हमें इतना तो कंफर्म है कि ये हो सकता है, लेकिन इसकी होने की भी तो कोई प्रोबेबिलिटी होगी ना, ठीक है, तभी तो ये ट्रांसफर करेगा। अगर इसकी जीरो पॉसिबिलिटी रही तो यहाँ पे जीरो ही डिजीज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस जो मदर है इसके हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पे। अब ये दी हुई है हमें मदर, और इसके लिए हेट्रोजाइगस की बतानी है। अब इसका जो एक पेरेंट है, जो फादर है इसका, वो कैसा है, यहाँ पे डिजीज शो कर रहा है। अगर ये डिजीज शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है ना, और अगर इसके अंदर कोई डिजीज शो कर रहा है तो वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, तो यानी कि ये कैसा हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फादर है वो अपने डॉटर को कौन सा अलील पास करेगा, वो तो हमारा रिसेसिव वाला ही पास करेगा, और तो ऑप्शन है ही नहीं। और ये चीज हमारी कब हो सकती थी, हेट्रोजाइगस के अंदर। जो मदर थी, ये मदर के लिए हमने दो पॉसिबिलिटी बनाई थी, या तो होमोजाइगस रिसेसिव हो या फिर हमारी हेट्रोजाइगस हो, और हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। अब जो इसका फादर था वो डिजीज वाला निकला, तो यानी कि वो अपनी डॉटर को कौन सा देगा, ये वाला ये लील पास कर सकता है, 100% है ना, ये हमें कन्फर्म है कि ये डिजीज शो कर रहा है, तो ये इसका जीनोटाइप यही होगा, ये भी हमें 100% श्योर है। और ये अपनी डॉटर को रिसेसिव वाला एलील देगा, ये भी हमें 100% श्योर है। तो अगर ये चीजें हमें 100% श्योर है तो ये भी हमें 100% श्योर होगा कि जो ये मदर है, क्योंकि नॉर्मल भी थी, ठीक है, तो इसके पास एक डोमिनेंट एलील तो होगा, और क्योंकि फादर यहाँ पे एक रिसेसिव एलील पास कर रहा है, तो ये हमें 100% श्योर हो गया कि जो मदर है ये, ठीक है, इसका जो जीनोटाइप होगा वो हमारा कैसा होगा, एक हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितनी हो गई, 100% हो गई। और अगर ये 100% है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी पॉसिबिलिटी हमारी 1 ही हो गई। ये हमारा ऑलरेडी अफेक्टेड दिया हुआ था तो इसकी पॉसिबिलिटी 1 है। तो अगर मदर है उसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है तो ये 2 टाइप के एलील प्रोड्यूस करेगी, और फादर है वो हमारा कैसा अफेक्टेड है तो ये हमारा सिंगल टाइप का ही एलील प्रोड्यूस करेगा, सॉरी गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर हम ऑफस्प्रिंग की बात करें तो 2 टाइप के जीनोटाइप बन सकते हैं यहाँ पे, या तो हमारा हेट्रोजाइगस या फिर हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। और हमें किसके लिए पूछा है, हमें पूछा है डिजीज के लिए। तो डिजीज कौन से वाला शो कर रहा है, ये वाला, यानी कि 1, और टोटल कितने हुए 2, तो हमारा 1/2। तो मैंने बताया था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स की भी प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं। तो पहले हम फादर, मदर और जो भी हमारा ऑफस्प्रिंग है उसकी। फादर का हमें कन्फर्म है 100% कि हेट्रोजाइगस ही है, तो कोई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रही नहीं, हमारी 1 ही आएगी। और फादर के लिए भी हमें पता है, सॉरी फादर ये है, फादर के लिए भी हमें कन्फर्म है 1 ही आएगा, और मदर के लिए भी 1 ही आएगा, ये हेट्रोजाइगस की है मदर। और ऑफस्प्रिंग के डिजीज शो करने की या फिर ट्रेड शो करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/2। तो ये हो गया हमारा 1/2, और टोटल हमारी कितनी हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए, ऑटोसोमल्स में से भी हमारे 1/3 वाला एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट होगा, 1/2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें पेडिग्री दी हुई है, और पेडिग्री के लिए हमें
इनहेरिटेंस पैटर्न बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक सेक्स लिमिटेड भी दिया हुआ है। सेक्स लिमिटेड कौन सा होता था हमारा? सेक्स लिमिटेड होता था जो सिर्फ एक ही सेक्स के अंदर प्रोड्यूस होता था, दूसरे सेक्स के अंदर वो ट्रेट प्रोड्यूस नहीं होती थी हमारी। ठीक है, वो हमारा कौन सा केस था? सेक्स लिमिटेड का, यानी कि वो एक पर्टिकुलर सेक्स के लिए ही लिमिट हो जाता था करेक्टर। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो हमें दोनों में मिल रहा है, मेल में भी फीमेल में भी, तो ये ऑप्शन तो हमारा यहीं से एलिमिनेट हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे दोनों के दोनों पेरेंट हमारे अफेक्टेड दिखाए हुए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों पेरेंट कैसे है? अफेक्टेड है। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि रिसेसिव का केस जब होगा, रिसेसिव का केस चाहे वो हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव हो या फिर हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो, दोनों केसेस के अंदर अगर हमारे दोनों के दोनों पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स है वो अफेक्टेड हो, दोनों ही, यहाँ पे आपको याद रखना है दोनों ही पेरेंट, बोथ पेरेंट्स अगर अफेक्टेड हो तो उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, ऑल ऑफस्प्रिंग, वो कैसे होंगे? अफेक्टेड ही होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑटोसोमल रिसेसिव के केस की, तो अगर दोनों के दोनों अफेक्टेड है तो यानी कि यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, उन सब का जीनोटाइप यही आना, यानी कि अफेक्टेड हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं एक्स लिंक्ड की बात करूं, ठीक है, तो ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है, तो मदर के लिए ये अफेक्टेड हो गई और फादर के लिए ये अफेक्टेड हो गया। तो जितने भी हमारी प्रोजनी आएगी तो वो सारी की सारी कैसे आएगी? अफेक्टेड वाली आएंगी ना, और तो हमारी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो हमें इतना कंफर्म है कि अगर ये केस रिसेसिव का होगा, जो ये पेडिग्री दी हुई है, अगर ये रिसेसिव पेडिग्री होगी, चाहे वो रिसेसिव ऑटोसोमल हो या फिर एक्स लिंक्ड हो, अगर ये रिसेसिव की पेडिग्री होगी, तो अगर कोई पेरेंट्स, दोनों के दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे तो उनके सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कैसे होने चाहिए थे? अफेक्टेड होने चाहिए थे, सारे के सारे। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑटोसोमल वाला जो, सॉरी, रिसेसिव वाला जो केस था, पैटर्न था, वो तो हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो यानी कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव का केस था ये हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। बचे हमारे कौन से? ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा फादर अफेक्टेड हो, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बचती है ना, या तो हमारा ये कैसा हो सकता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, या फिर हमारा कैसा हो सकता है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, यही केस हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा, हम बात करके चलते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट केस होता है तो उसके अंदर क्या है कि अगर फादर अफेक्टेड हो, अगर फादर अफेक्टेड होता है तो जो इसकी डॉटर होगी, जितनी भी डॉटर होंगी, वे सारी की सारी कैसी होनी चाहिए? अफेक्टेड ही होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि फादर अगर अफेक्टेड है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर से, ये हमारा डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो फादर का जीनोटाइप यही होगा। और फादर अपनी कोई भी डॉटर हो, हर एक को एक्ससी क्रोमोसोम पास करता है, जो कि ऑलरेडी डोमिनेंट डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी डॉटर होंगी वे सारी की सारी कैसी होंगी? अफेक्टेड ही होंगी। लेकिन यहाँ पे हम दे सकते हैं कि जो फादर है वो अपनी डॉटर को डिजीज पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं हो सकता। बचा हमारा कौन सा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। दोबारा से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने किसी के भी जीनोटाइप नहीं बनाए हैं, सिर्फ हमने फीचर्स के बेस पे ही इसका पता लगा लिया कि हमारा कौन सा डिसऑर्डर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा फर्स्ट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी क्या है कि हमें एक पेडिग्री दी हुई है और हमें इनहेरिटेंस पैटर्न का पता लगाना है कि ये कौन से टाइप का हमारा इनहेरिटेंस पैटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर एक अफेक्टेड हो गया, अफेक्टेड है। सेकंड जनरेशन के अंदर नॉर्मल है, कोई भी अफेक्टेड नहीं है। और थर्ड जनरेशन के अंदर दोबारा से डिजीज शो हो गई, यानी कि अफेक्टेड है। ठीक है, और ये जो हमारा केस था ये कैसा था? हमारा जनरेशन स्किप का, यानी कि यहाँ पे जनरेशन स्किप हो रही है डिसऑर्डर के लिए या फिर ट्रेट के लिए। ठीक है, और जनरेशन स्किप हमारी किसके अंदर पॉसिबल थी? वो हमारी सिर्फ रिसेसिव केस के अंदर ही पॉसिबल थी, डोमिनेंट के अंदर ये चीज हमारी पॉसिबल नहीं थी। तो जितने भी डोमिनेंट वाले ऑप्शन होंगे वो हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये तो हमारा नहीं होगा। बचे हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और
ऑटोसोमल रिसेसिव। यहाँ पे हमें इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस बताया हुआ है साथ में। पेनिट्रेंस का टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप इतना समझ सकते हो कि पेनिट्रेंस क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल है और उसके पास उस ट्रेट के लिए परफेक्ट जीनोटाइप है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ऑटोसोमल रिसेसिव का ही केस हो और किसी इंडिविजुअल के पास ये वाला जीनोटाइप हो, तो इसका मतलब वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि ये डिजीज शो करना चाहिए था। लेकिन पेनिट्रेंस के अंदर क्या रहता है कि अगर 80% पेनिट्रेंस हो तो इसका मतलब क्या रहेगा कि ये इसके जो डिजीज है शो करने के वो कितने चांस हो गए, 80% चांस होते हैं। जितनी ज्यादा पेनिट्रेंस होगी उतना ही क्या रहेगा, वो उतनी ज्यादा उस इंडिविजुअल के लिए उस पर्टिकुलर जीनोटाइप के कैरेक्टर शो करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो जो नॉर्मल केस रहते हैं उसके अंदर क्या रहता है हमारा कि जो पेनिट्रेंस है वो 100% रहती है। ये पेनिट्रेंस अगर 60% हो जाएगी तो उसका मतलब क्या होगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर इस जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल के डिजीज होने की पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी, 60%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे में ऐसा कोई केस नहीं है। जब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तब इसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मेजरली दो टाइप रहते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था कि अगर कोई डॉटर है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चीज डिस्कस की थी, अगर कोई डॉटर अफेक्टेड हो, यहाँ पे मैं केस लेके चल रहा हूं एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए, क्योंकि हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड में से हमें एक सिलेक्ट करना है। तो पहले हम लेके चलते हैं कि ये केस एक्स लिंक्ड रिसेसिव का हो तो कैसा हमारा कैटेगरी बननी चाहिए थी। अगर डॉटर अफेक्टेड होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर, तो उसके अंदर जो फादर होगा वो हमेशा कैसा होगा, अफेक्टेड ही होगा। ये हमने चीज अभी बताई थी ना इसी लेक्चर के अंदर कि अगर जो डॉटर है वो अफेक्टेड हो तो उसका जो फादर रहेगा वो हमेशा कैसा होगा, अफेक्टेड ही होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये डॉटर है ये तो अफेक्टेड है, लेकिन जो इसका फादर है वो कैसा है, नॉर्मल है। और ये तो हमारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव के फीचर के अंदर नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया उसका। तो इसीलिए जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस था वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा बचता कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव का केस। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, क्योंकि यहाँ पे डॉटर अफेक्टेड है इस टाइप से है, तो ये एक कहां से आएगा, फादर से ही आएगा। तो ये भी हमारा कैसा होना चाहिए था, अफेक्टेड होना चाहिए था। तो ये हमारा नहीं होगा। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब क्या होगा, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस यानी कि ये पूरा 100% अपने जीनोटाइप को शो नहीं कर रहा फिनोटाइप के रूप में। जो इसका जीनोटाइप है वो कंप्लीटली फिनोटाइप को शो नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो जेनोटाइप है, जैसे कि अगर इसका जेनोटाइप ये हो गया तो इसका जेनोटाइप हम ये मान सकते हैं, ये हमारा ऐसे हो गया, ये हमारा हेट्रोजाइगस है, तभी तो यहाँ पे डिजीज शो होगी ना। तो ये हमारी डिजीज हो गई, ये भी डिजीज, ये हमारे नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का कोई पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड वाला, ऑटोसोमल रिसेसिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें दोबारा से क्या है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें फिल करने हैं। फर्स्ट क्या है कि द ट्रेट इज ए, यानी कि हमें पहले तो ट्रेट का पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न है, और उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके लिए, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ए चाइल्ड फ्रॉम द मैरिज ऑफ इंडिविजुअल थर्ड जनरेशन के फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट और थर्ड जनरेशन के सेकंड, इनकी अगर मैरिज हो जाती है तो ये जो हमारा इंडिविजुअल होगा इसके अफेक्टेड होने की बतानी है हमें। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, विल शो द ट्रेट, यानी कि ये ट्रेट शो करेगा, जिस भी टाइप का ये इनहेरिटेंस पैटर्न है उसकी ट्रेट शो करेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें बी के लिए बतानी है। ठीक है, कंसिडरिंग दैट इंडिविजुअल थर्ड जनरेशन का जो फर्स्ट हमारा पेरेंट है या फिर फर्स्ट जो इंडिविजुअल है वो हमारा कैसा है, कैरियर, कैरियर यानी कि वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, अब आपको ना एक चीज ध्यान में रखनी है, वैसे हम आगे इसको करेंगे डिस्कस कि ये किस टाइप से इसका क्या जीनोटाइप आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक आपको यहाँ पे चीज बता देता हूं कि जो मेल होते हैं ना और वो अगर हेट्रोजाइगस हो, इस तरीके से दे रखा हो, हेट्रोजाइगस अगर ये दे रखा है हमें,
तो वहां पे 99.9% ऑटोसोमल की ही बात हो रही होगी, क्योंकि एक्स लिंक्ड के लिए मेल कभी भी हेटेरोजाइगस हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? हेटेरोजाइगस के लिए हमें एटलीस्ट 2 एलील चाहिए, और मेल के पास तो सिर्फ एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज वैसे हम नोटिस कर सकते हैं, कई बार मान लेते हैं, कई बार क्वेश्चंस के अंदर कि वाई भी दे देते हैं, तो ये इसको एक हेटेरोजाइगस कंडीशन मान लेते हैं। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये हमारा कौन सा केस होता है, हेमीजाइगस का केस होता है, ना कि हेटेरोजाइगस का। ठीक है, तो अगर हेटेरोजाइगस हो तो वहां पे एक चीज हम यहाँ पे याद रख सकते हैं कि वो हमारा ऑटोसोमल का ही केस होगा। तो इसका इतना हमें यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि ये हमारा कौन सा केस होगा, ऑटोसोमल का ही केस होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को भी एलिमिनेट करके चलते हैं कि ये इनको हम एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि जो अफेक्टेड है वो इंडिविजुअल है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वे सारे के सारे हमारे मेल ही है। तो यहाँ पे वाई लिंक्ड हमारा हो सकता है, क्योंकि वाई लिंक्ड अगर कोई डिजीज होती है फिर ट्रेट होती है, उसके अंदर सिर्फ मेल अफेक्टेड रहते हैं। लेकिन मैंने वहां पे आपको एक और चीज बताई थी कि अगर कोई फादर अफेक्टेड है, जैसे कि ये अगर फादर अफेक्टेड है तो उसके जितने भी सन होंगे वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, अफेक्टेड होने चाहिए। लेकिन ये अफेक्टेड है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा वाई लिंक तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और हमने ये चीज पहले ही बताई थी, जो अगर हेटेरोजाइगस है तो ये ऑटोसोमल ही होंगे। तो हमें इतना तो पता चल गया कि ऑटोसोमल का केस है। फिर उसके बाद अगर ये ऑटोसोमल का केस है, ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा हमारा। अब ये रिसेसिव मैं इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो दोबारा से जनरेशन स्किप हो रही है, तो डोमिनेंट का तो ये केस हो ही नहीं सकता, तो हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव का केस ही रहेगा। ये इतना कंफर्म हो गया। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है तो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। इसका तो हमें पहले से पता ही है, 100% कन्फर्म है कि ये तो हमारा कैरियर है, कैरियर यानी कि हेटेरोजाइगस है। इसके लिए तो हमारा श्योर है हम। लेकिन इसके लिए हम श्योर नहीं है कि इसका हमारा जीनोटाइप क्या होगा, वो हमारा हेटेरोजाइगस भी हो सकता है या फिर हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। लेकिन हमें इतना ही पता है कि यहाँ पे जो इसका सिबलिंग दे रखा है वो कैसा है, अफेक्टेड है। और ये चीज मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी कि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव केस में अगर कोई ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो, अगर कोई ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो और उसके जो भी फादर है वो दोनों के दोनों नॉर्मल हो, जो पेरेंट्स है, जो इनके फादर और मदर है वो अगर नॉर्मल हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि पेरेंट्स कैसे हैं, वो हेटेरोजाइगस है। तो ये कैसे हो गए, हेटेरोजाइगस। इतनी चीजें हमें पता चल गई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमें डिजीज पास करके चलनी है, आगे नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जानी है, तो वहां पे एक तो हमारा रिसेसिव एलील एटलीस्ट होना चाहिए ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। तो यहाँ पे हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहाँ पे हम इसको मान के चलेंगे हेटेरोजाइगस। तो ये हमारा फादर हो गया, इसके लिए हम कन्फर्म है कि ये हमारा हेटेरोजाइगस ही है। सेकंड जो इसकी मदर है उसके लिए हम हेटेरोजाइगस मान के चलेंगे। और हेटेरोजाइगस आने की क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ से, अगर दोनों के दोनों जो पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस हो तो वे कुछ इस टाइप के गैमेट बनाएंगे ना। तो ये हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस, और ये हमारा हो गया होमोजाइगस रिसेसिव। अब ये डिजीज तो शो कर नहीं रही, तो इसीलिए हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। बचे हमारे हेटेरोजाइगस के लिए सिर्फ ये दो, तो टोटल हमारे कितने हुए, 3। तो ये जो हमारी मदर है, मदर के अफेक्ट हेटेरोजाइगस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/3, इसके 1। और अगर ये दोनों के दोनों ही हेटेरोजाइगस हो गए तो जो इंडिविजुअल होगा इनका, उसके अफेक्टेड होने की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, अफेक्टेड यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव, वो हमारी कितनी रहेगी, क्योंकि दोनों के दोनों हेटेरोजाइगस ही है, तो इसकी मेंडल वाले मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हम आइडिया लगा सकते हैं, वो हमारी 1/4 ही आएगी। ठीक है, तो जो टोटल अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो उसके लिए फादर इंटू मदर इंटू ऑफस्प्रिंग, जिसका भी हमें निकालनी हो प्रोबेबिलिटी, तो फादर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1, मदर की कितनी आ रही है, 2/3, और ऑफस्प्रिंग की कितनी आ रही है, 1/4। तो यहाँ से कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 1/6। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमारा गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी। पहले तो हमें ये कैटेगरी दे रखी है और उसके अंदर हमें इनहेरिटेंस बताया हुआ है, द फॉलोइंग कैटेगरी रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट इन एन एक्सटेंडेड फैमिली। ये कोई ट्रेट शो कर रहे हैं और इसके अंदर हमें चाइल्ड हमें मिला है कौन सा, मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल सेकंड जनरेशन 2 एंड 3,
सेकंड जनरेशन की ये फर्स्ट हो गई, सेकंड ये है, इसके 2 और 3 इंडिविजुअल से हमें कोई चाइल्ड मिला है और वो डिसऑर्डर शो करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, और साथ में हमें पेरेंट्स के लिए भी बताना है। ठीक है, कि पेरेंट्स हेट्रोजाइगस या फिर जो हमारे हेट्रोजाइगस हो गया पेरेंट, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये चीज भी हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन में बताई हुई है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि ये कौन से टाइप का हमारा डिसऑर्डर है या फिर कौन से टाइप के हमारे ट्रेड शो कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे फीचर्स का दोबारा से सहारा लेंगे। हमारे ये चीज हो सकती थी ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट के जो केस होंगे, चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो या फिर हमारे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो, ठीक है, इन दोनों ही केस में क्या रहता था हमारा, चाहे वो हमारे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो, दोनों केस में क्या रहता था, डोमिनेंट के केस में अगर डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न है तो अगर एक भी ऑफस्प्रिंग हमारा डिजीज शो कर रहा हो, जैसे कि ये वाला हमारा डिजीज शो कर रहा है, तो एटलीस्ट हमारा एक पेरेंट तो डिजीज जरूर शो करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ये केस है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डोमिनेंट के जो भी हमारी इनहेरिटेंस होगी वो यहाँ पे हमारी एलिमिनेट हो जाती है। तो बचे हमारे कौन से, या तो ये वाला या फिर ये। और अभी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर, लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये आपको बताया था कि अगर कोई फादर, सॉरी अगर कोई डॉटर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात कर रहा हूं मैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर अगर कोई डॉटर अफेक्टेड होती है तो जो उसका फादर होगा वो भी कैसा होगा, अफेक्टेड ही होगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात कर रहा हूं कि अगर कोई डॉटर हमारी अफेक्टेड होती है तो उसका फादर भी कैसा होगा, अफेक्टेड ही होगा। लेकिन यहाँ पे डॉटर हमारी नॉर्मल है और फादर, सॉरी डॉटर अफेक्टेड है लेकिन फादर कैसा आया, नॉर्मल। तो यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा बचा कौन सा, सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव का केस। तो यहाँ पे हमारी ये पेडिग्री किसको शो कर रही है, ऑटोसोमल रिसेसिव केस को। ठीक है, अब अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है और ये वाला हमारा जो हम जैसे कि पहले निकालते थे ना कि अगर हमें ऑफस्प्रिंग के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, टोटल अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फादर, मदर और ऑफस्प्रिंग तीनों चीजों को लेके चलते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं फादर की, तो फादर के पास क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर हेट्रोजाइगस हो। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर डिजीज को नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाना है तो उसके अंदर हम किस केस को लेंगे, सिर्फ हेट्रोजाइगस को। सेम यहाँ पे मदर के लिए भी रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ हेट्रोजाइगस की ही बात करेंगे। तो पहले हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना कि इनकी हेट्रोजाइगस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस हो गया तो इसके अंदर क्या रहता है कि अगर एक ऑफस्प्रिंग हमारा अफेक्टेड हो और पेरेंट्स हमारे नॉर्मल हो तो वे दोनों कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस। सेम यहाँ पे हेट्रोजाइगस हो जाएंगे। बताई थी ना ये चीज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो पेरेंट्स है वो कैसे है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल हो गए तो यानी कि इनके होमोजाइगस रिसेसिव होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो एलिमिनेट हो जाती है, ये तो हमारे होंगे नहीं। ठीक है, तो अगर दोनों के दोनों पेरेंट, अगर मैं फादर जो है उसके पेरेंट्स की बात करूं वे हमारे हेट्रोजाइगस है, तो उनसे एक नया हेट्रोजाइगस बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वही केस हमारा। ठीक है, ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये हमारा हो जाता है हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस, और ये हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। ये हमारा एलिमिनेट हो गया। हेट्रोजाइगस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है तो 2/3, 1 2 3 3 हो जाएगा। तो इसके हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। सेम यहाँ पे भी वैसे ही है, वही कंडीशन है, तो इसकी भी कितनी हो गई, 2/3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस बनाते हैं, इसके ये हो गई, इसका ये, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3, और इसकी भी कितनी है, 2/3। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है,
कि हमें जो ये ऑफस्प्रिंग होगा इसका, इसके अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्योंकि ये कौन सा केस है हमारा, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अफेक्टेड कब होगा, जब इसका जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव का होगा। तो होमोजाइगस रिसेसिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है इन दोनों की, अगर ये हेटेरोजाइगस है तो वो हमारी होगी 1/4। तो अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो वो हमारी क्या आ जाएगी, फादर इंटू मदर इंटू ऑफस्प्रिंग। तो फादर की कितनी आई है 2/3, मदर की कितनी आई है 2/3 और ऑफस्प्रिंग की 1/4। ये यहाँ पे कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा 1/9। तो ये हमारा हो गया 1/9। और आगे क्या दिया हुआ है कि पेरेंट्स टू कैरी रिसेसिव अलील, यानी कि हेटेरोजाइगस कि पेरेंट्स, इतना तो हमें पता था ना कि ये हमारा डोमिनेंट अलील तो इसके पास है ही, दोनों पेरेंट्स के पास। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों नॉर्मल थे, तो इनके पास एटलीस्ट एक तो हमारा डोमिनेंट है ही। अब ये एक हेटेरोजाइग सॉरी एक रिसेसिव अलील को भी कैरी करेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती थी हमारी, ये हमारी आती थी 2/3। तो 2/3 हमारी इनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नेट 2022 के अंदर हमारा क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अंदर हमें सिर्फ ये पैटर्न का पता करना है कि ये किस टाइप की डिजीज है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे दोनों के दोनों जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे है, नो अफेक्टेड है, पेरेंट्स नॉर्मल है। और अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो और पेरेंट्स दोनों के दोनों नॉर्मल हो, अगर पेरेंट्स दोनों के दोनों नॉर्मल हो, ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड वाले हो, तो वो हमारा किसका केस था, डोमिनेंट का तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे बचे कौन से, रिसेसिव। तो डोमिनेंट हम क्या करते हैं, इनको एलिमिनेट, बचे हमारे ये दोनों। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर या फिर उससे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस रहता है तो उसके अंदर अगर कोई डॉटर अफेक्टेड हो, अगर कोई डॉटर अफेक्टेड हो तो उसका फादर भी कैसा होना चाहिए था, अफेक्टेड ही होना चाहिए था। ठीक है, ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो डॉटर है वो तो अफेक्टेड है लेकिन फादर नॉर्मल है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बचता है बी, ये हो गया हमारा। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको फीचर्स याद रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा नेट 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर अभी में पैटर्न का ही पता लगाना है। पैटर्न का अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जनरेशन तो स्किप नहीं हो रही, तो हमारे रिसेसिव भी हो सकता है, हमारा डोमिनेंट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से इससे तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा। अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, वाई लिंक। वाई लिंक क्या होता था, जिसके अंदर सिर्फ मेल अफेक्टेड होते थे। यहाँ पे तो फीमेल भी अफेक्टेड है, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर क्या रहता था हमारा, मैंने आपको बताया था ना, एक्स लिंक डोमिनेंट अगर केस है हमारा, ठीक है, या फिर हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट अगर केस रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता था कि अगर कोई फादर अफेक्टेड हो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्स लिंक डोमिनेंट की बात कर रहा हूं, कि एक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर क्या होता था कि अगर कोई फादर अफेक्टेड होता था तो उसकी जो डॉटर रहेंगी, जितनी भी डॉटर होंगी, वो कैसी होनी चाहिए थी, अफेक्टेड होनी चाहिए थी। ये हमने फीचर पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ फीचर के बेस पे बात कर रहे हैं, अभी तक हमने कोई जीनोटाइप नहीं लिखा। तो एक्स लिंक डोमिनेंट का क्या केस था कि अगर फादर अफेक्टेड होता है, यानी कि ये वाली कंडीशन हो डोमिनेंट की, तो इनकी जितनी भी डॉटर होंगी वो कैसी होंगी, अफेक्टेड ही होंगी। लेकिन यहाँ पे फादर तो अफेक्टेड हो गया, लेकिन डॉटर है वो कैसी है, नॉर्मल। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, नेक्स्ट दी हुई है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की अगर हम बात करें तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हमारा यहाँ पे हो सकता है केस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ये दोनों के दोनों हमारे कैसे है, अफेक्टेड है। ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, अफेक्टेड हो गए पेरेंट। ठीक है, अगर दोनों के दोनों पेरेंट ही अफेक्टेड हो जाए तो इनके जितने भी ऑफस्प्रिंग थे वो अफेक्टेड होंगे। ये हमारा किसका केस था, अगर हम लास्ट लेक्चर को याद करें तो ये हमने बताया था रिसेसिव के केस में कि हमारा रिसेसिव चाहे वो डोमिनेंट हो या फिर हमारा कौन सा हो,
एक्स लिंक्ड हो, सॉरी, अगर हमारा रिसेसिव चाहे वो ऑटोसोमल हो या फिर हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो, दोनों ही केसेस में क्या था कि अगर दोनों के दोनों ही पेरेंट अफेक्टेड हो जाएं तो उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होने चाहिए थे, अफेक्टेड होने चाहिए थे। तो यानी कि क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों पेरेंट्स कैसे है, अफेक्टेड है, लेकिन इनकी जितनी भी ऑफस्प्रिंग है वो कैसे है, नॉर्मल है, तो ये हमारा रिसेसिव का केस भी नहीं हो सकता। बचता है हमारा कौन सा, ऑटोसोमल डोमिनेंट सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे, तो हमारा ये यहाँ पे आंसर आ जाता है इसका डी ऑप्शन। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। वाई क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे फीमेल थी। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्यों नहीं था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो फादर था वो तो अफेक्टेड था लेकिन डॉटर अफेक्टेड नहीं थी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों पेरेंट्स तो अफेक्टेड थे लेकिन इनके कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं हो सकता। हमारा बचता है ऑप्शन ऑटोसोमल डोमिनेंट सिर्फ। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट करेंगे। बहुत लेंथी टॉपिक है तो हो सकता है कि इसके लिए हमें एक और लेक्चर की जरूरत पड़े। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।